मेनिंजाइटिस, इसमें बेसिकली ब्रेन की मेनिंजेस का इन्फ्लेमेशन होता है। 3 मेनिंजेस होती हैं, एरेकनॉइड, पाया एंड ड्यूरामेटर, ठीक है। अगर इसके साथ ब्रेन का पेरेंट काइमा भी इन्वॉल्व हो जाए, दिस इज कॉल्ड मेनिंजो एनकेफ्लाइटिस। अब मेनिंजाइटिस बेसिकली हम इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, पायोजेनिक, ट्यूबरकुलस, एसेप्टिक। यहाँ पे हम पायोजेनिक को डिस्कस करेंगे, मीन पस फॉर्मिंग। तो पस फॉर्मिंग इट इज़ यूजुअली कॉज बाय द बैक्टीरिया। हम पीड्स डिस्कस करें तो इसके अंदर बच्चों के अंदर जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत छोटे बच्चे, 2 महीने तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर ई कोलाई की वजह से मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। जो 2 साल तक के बच्चे हैं उनके अंदर एच इन्फ्लुएंजी की वजह से होता है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और जो बड़े बच्चे मतलब के 2 से 5 साल के बच्चे हैं उनके अंदर निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है, ठीक है। निजेरिया मेनिंजाइटिस। अब ये पैथोजेंस क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया सबसे पहले ब्लड के अंदर आते हैं किसी भी रूट के थ्रू। वहाँ से ब्लड के थ्रू फिर ये ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं और ब्रेन के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। जब ब्रेन में एंटर होंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करेंगे, बिकॉज दीज आर फॉरेन पार्टिकल्स। तो जब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करेंगे तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इंक्रीज़ होंगे और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इंक्रीज़ होने की वजह से एक्सुडेट बनेगा ब्रेन के अंदर, ठीक है। अगर वो ब्रेन की सरफेस तक आ जाए और मेनिंजेस को इन्वॉल्व कर ले देन मेनिंजियल साइंस पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब ये जो एक्सुडेट है ये ना सिर्फ एक्सुडेट बनता है बल्कि इसकी वजह से जो वेसल्स हैं ना ब्रेन की वो भी इफ़ेक्ट होती हैं, उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और आपको पता है जब वेसल की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो तो वहाँ से प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा लीक होती हैं। तो इसीलिए जितनी भी मेनिंजाइटिस के केसेस हैं उनके अंदर हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया या हाइपर प्रोटीनीमिया होता है, उसकी कॉज वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होना है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मेनिंजाइटिस के केसेस हैं चाहे वो जो भी टाइप हो उसमें ग्लूकोज कम होता है, बिकॉज जब मेनिंजेस इन्फ्लेम होती हैं तो वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसीलिए इनके अंदर ग्लूकोज कम होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे थे पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, कॉजेस हम लोगों ने डिस्कस कर ली, उसकी पैथोफिजियोलॉजी देख ली। अब जो ये पेशेंट्स हैं ये प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं न्यूनेट्स की प्रेजेंटेशन जो मतलब पैदा होते साथ जो बच्चा है तकरीबन 28 दिन तक का बच्चा उसको हम न्यूनेट कहते हैं, तो उनकी प्रेजेंटेशन बहुत नॉन स्पेसिफिक होती है, क्योंकि ना तो वो बच्चा अपने सर का दर्द बता सकता है, ठीक है, ना ही कोई और फाइंडिंग बता सकता है। वो या तो रोएगा, बहुत ज़्यादा रोएगा, ठीक है, या फिर वो बच्चा क्या करेगा, वो फीड नहीं लेगा, ठीक है, बार बार वॉमिट करेगा। तो ये वो साइंस हैं जो नॉन स्पेसिफिक बहुत छोटे बच्चे के अंदर होती हैं, ठीक है। तो उनके अंदर हमें यूजली जब तक कल्चर या स्टेन वगैरह नहीं करवाएंगे तब तक हमें उसके डायग्नोस का पता नहीं चलेगा। कुछ साइंस होते हैं न्यूनेट्स के अंदर, अब वो कुछ बता तो फाइंडिंग सकता नहीं, वो बहुत ज़्यादा रोएगा, सो इस जो उसकी हाई पिच्ड क्राई होगी, ठीक है। और यूजुअली मेनिंजाइटिस के अंदर क्योंकि देखो एक्सुडेट बन रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होता है इनके अंदर, तो फॉन्टेनेल बल्ज कर जाता है और हेड रिट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि वो गर्दन के पीछे अकड़ा देते हैं, अकड़ जाती है उनकी गर्दन छोटे बच्चों की, ठीक है। लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो फाइंडिंग्स बता सकते हैं, वो बता सकते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो उनको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, ठीक है, और उनकी नेक बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। कुछ खास साइंस होते हैं ब्रुडजिंस्की एंड कर्निंग साइन। ब्रुडजिंस्की याद रखना है, नेक फ्लेक्स करेंगे लेग भी फ्लेक्स होगी। कर्निंग साइन होता है कि अगर जो लेग है इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो पेन होगी, दिस इज कर्निंग साइन, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं ना उनके अंदर क्रेनियल नर्व्स भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व यूजुअली 6 क्रेनियल नर्व और 8th क्रेनियल नर्व, 2 नर्व्स इसके अंदर यूजुअली इन्वॉल्व होती हैं। तो 6 जो है वो आइज़ को इफ़ेक्ट करती हैं और जो 8 है वो हमारे पास वेस्टिबुलो कॉक्लियर फंक्शन को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अब ओल्डर चिल्ड्रन की फाइंडिंग कुछ हद तक स्पेसिफिक होती हैं, न्यू नेट्स की फाइंडिंग्स नॉन स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन साइंस आपने इनके याद रखने हैं।
अब एक चीज़, निजेरिया मेनिंजाइटिस, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज़ मेनिंजियोकॉक्सीमिया। ठीक है, मेनिंजियोकॉक्सीमिया। इसमें क्या होता है कि निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से मेनिंजाइटिस तो हुआ, मेनिंजाइटिस की वजह से मेनिंजाइटिस तो हुआ, लेकिन उस वजह उसके साथ अगर डीआईसी अगर हो जाए, तो डीआईसी की वजह से शॉक, हाइपोटेंशन में पेशेंट चला जाता है अलोंग विद रैश। तो इसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। ठीक है, अब ये पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करते हैं वो मैंने आपको सारा बता दिया। न्यू नेट्स, ओल्डर चिल्ड्रन, इनको डायग्नोज किस तरह से करना है। इनमें डायग्नोज में दो तीन बातें बस याद रख लें। एक तो एलपी करना है, लंबर पंक्चर करना है। ठीक है, उस लंबर पंक्चर से जो सीएसएफ लेना है उसको स्टेन और कल्चर करना है। दूसरा, ब्लड से इन्फेक्शन आई थी तो ब्लड का स्टेन और कल्चर और ब्लड के सेल्स देखने हैं। और तीसरा, इमेजिंग करनी है, सीटी स्कैन और एक्सरे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलपी देखते हैं कि एलपी L3 से L5 के लेवल पे करना है। लेकिन एलपी करने के लिए कुछ इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि अगर जहाँ पे निडल इंसर्ट करनी वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज है, या कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट है, या कॉम्प्रोमाइज़ है, तो एलपी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, जब एक दफ़ा एलपी कर ली तो उससे जो सीएसएफ निकाला उसको हम लोगों ने एग्ज़ामिन करना है। ठीक है, उस अगर तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसका कलर थोड़ा टर्बिड सा होगा। ठीक है, इसके अलावा उसमें जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स मतलब डब्ल्यूबीसीज हैं वो रेज होंगे, लेकिन बैक्टीरियल के अंदर न्यूट्रोफिल्स रेज होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स मैंने आपको पहले बताया हाई होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, और ग्लूकोज कम होती है बिकॉज ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। सीएसएफ की फाइंडिंग पे हम इसको ट्यूबरकुलस और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस से भी सेपरेट करते हैं। एसेप्टिक का कलर क्लियर होता है, उसमें प्रोटीन्स थोड़ी सी रेज होती हैं, ग्लूकोज नॉर्मल होता है, और लिम्फोसाइट्स और मतलब डब्ल्यूबीसीज यूजुअली नॉर्मल होते हैं। अर्ली स्टेज पे राइज होते हैं, लेटर ऑन दे सेटल डाउन। जबकि जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है उनके अंदर कलर जो है वो हेज़ी कलर होता है, मतलब स्ट्रॉ कलर होता है। और इनके अंदर खास तौर पर डब्ल्यूबीसीज में कौन सी चीज़ रेज होती है, इनके अंदर लिम्फोसाइट्स रेज होते हैं, बिकॉज टीबी की जो इन्फेक्शन है वो एटलीस्ट 4 से 6 महीने के बाद होती है, और चूँकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइट्स होते हैं, और जो बैक्टीरियल है वो एक्यूट प्रेजेंट करती है, इसीलिए उनके अंदर न्यूट्रोफिल्स थे। ठीक है, इस दोनों से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा रेज होती हैं। इसके अलावा हम इसका कल्चर और इसका स्टेन करवाएंगे, देन ब्लड का कल्चर और ब्लड का स्टेन करवाएंगे, और इसके अलावा ब्लड के सेल्स देखेंगे तो हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी। ठीक है, इमेजिंग करेंगे, चेस्ट एक्सरे पे हम लोग ट्यूबरक्लोसिस वगैरह को रूल आउट करेंगे और सीटी स्कैन करेंगे। ठीक है, सीटी स्कैन की फाइंडिंग्स पता होनी मतलब इंडिकेशंस पता होनी चाहिए। सीटी स्कैन हम लेट स्टेज पे करते हैं जब पेशेंट को सीजर्स भी डेवलप हो जाए, न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी हों, और वो कवर भी ना कर रहा हो, और प्रोलॉन्ग कोमाटोज स्टेट में चला जाए। ठीक है, तो और बार बार मेनिंजाइटिस हो रहा हो तो फिर हम सीटी स्कैन करके उसको मतलब डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं। कुछ रैपिड टेस्ट हैं, रैपिड टेस्ट में एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, अलाइजा, और एलडीएच लेवल मतलब लैक्टेट लेवल को हमने चेक करना है सीएसएफ के अंदर। एंड लास्ट वन इज लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो ये कुछ रैपिड टेस्ट हैं वो करने इसको डायग्नोज करने के लिए। इसके डीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अदर टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस डीडी में आ सकती हैं, या कोई ब्रेन से रिलेटेड मलेरिया, ट्यूमर, फीवर। ठीक है, तो ये चीज़ें असेस हो सकती है। इसके जो मैनेजमेंट है उसमें एक तो जनरल मैनेज करेंगे, उनके वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को असेस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इनटेक, आउटपुट, ठीक है, उन उन चीज़ों को हम लोग मतलब मॉनिटर करेंगे। और अगर सीजर्स होंगे इन पेशेंट्स में तो एंटी सीजर ड्रग्स दे देंगे, मतलब डाइजीपैम दे देंगे इमीडिएटली, और उसके रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हम फिनो बारबिटॉन या फेनिटॉइन दे देंगे। इन पेशेंट्स के लिए जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ स्टीरॉयड एंड एंटीबायोटिक्स। एक चीज़ याद रखनी है कि जो स्टीरॉयड्स हैं, स्टीरॉयड्स पहले देने हैं। बेसिकली जब एंटीबायोटिक्स देंगे बैक्टीरिया टूटेगा, उनके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो फर्दर
इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को एनहांस करेंगे। तो इसलिए स्टेरॉइड्स पहले देने हैं ताकि वो इम्यूनिटी को सप्रेस करें, उसके बाद एंटीबायोटिक्स देने हैं जो कि बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, तो अब एंटीबायोटिक्स सबसे पहले स्टेरॉयड डेक्सा देना है, उसके बाद एंटीबायोटिक देनी है। अगर तो बेबी प्री टर्म है तो फिर उसको देना है वेंकोमाइसिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड का कॉम्बिनेशन। अगर बेबी टर्म पे है और 1 महीने से छोटा है तो फिर हम लोग उसको देंगे एम्पिसिलिन विद जेंटामाइसिन। और अगर टर्म पे है लेकिन 2 महीने तक का है तो फिर हम लोग उसको एम्पिसिलिन के साथ सेफ्ट्राइक्सोन का कॉम्बिनेशन देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स मतलब बताई भी हुई हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स की। इसमें खास तौर पे आप लोग एच इन्फ्लुएंजा की और नज़ेरिया मेनिंजाइटिस की कर लें। ठीक है, तो दोनों के अंदर 2 एंटीबायोटिक्स याद रखनी है, एक तो सेफ्ट्राइक्सोन और टेक्साइम। ठीक है, सेफ्ट्राइक्सोन और सेफ्टेक्साइम ये दोनों के अंदर आ सकती हैं, लेकिन नज़ेरिया के लिए स्पेसिफिक हम बेंजाइल पेनिसिलिन देते हैं और एच इन्फ्लुएंजा के लिए क्लोरामफेनिकॉल देते हैं। ये 2 याद कर लें, बाकी अगर हो सकती हैं तो वेल एंड गुड। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी होती हैं, सबसे ज़्यादा तो इनअप्रोप्रिएट एडीएच सक्रीशन, उसकी वजह से जब एडीएच ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाटर मतलब कंजर्व होगा बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होगा। प्रेशर रेज होगा तो इट मे लीड्स टू सेरिब्रल अडीमा। सेरिब्रल अडीमा के अंदर पेशेंट को हम फिर मैनिटोल देते हैं, मतलब डायरेटिक्स देते हैं, और उसके हेड को एलिवेट करके स्टीरॉइड्स देते हैं, और ये ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इन पेशेंट में वाटर हाउस फेडरिक्सन सिंड्रोम हो सकती है, मतलब कि शॉक। ये मैंने आपको पहले बताया कि मेनिंजोकॉक्सीमिया की एक कॉम्प्लिकेशन है। देन सब ड्यूरल इफ्यूजन हो सकती है। अगर इफ्यूजन डेवलप हो जाए तो हम उसको सिंपली ड्रेन करेंगे। क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, 6 और 8 क्रेनियल नर्व, तो वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। ठीक है, इसके अलावा इन पेशेंट्स में क्या हो सकता है, रीअक्रेंस हो सकती है। रीअक्रेंस 3 तरह से होती है, रिक्रूडिसेंस, रिलैप्स या रिकरेंस। रीअक्रेंस होती है कि इन्फेक्शन दोबारा से हुई है। रिक्रूडिसेंस होता है कि हम थेरेपी दे रहे हैं लेकिन फिर मेनिंजाइटिस के साइंस आना शुरू हो गए ड्यूरिंग थेरेपी, और अगर आफ्टर थेरेपी साइंस दोबारा आए तो दिस इज़ कॉल्ड रिलैप्स। ठीक है,